गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने कैसे SINP का एप्लीकेशन प्रोसेस किया था, और फिर मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि आगे की जर्नी कैसे रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब मैंने SINP का जो है पॉइंट्स मिल गए थे, और फिर मैं एक्सप्रेशन टिपुल में उसको क्लेम किया, तो फिर मैंने 22 जनवरी को मेरा मेडिकल हुआ। और फिर मेडिकल का रिपोर्ट हमने सबमिट किया था इसको कंसल्टेंट को कि ये हमारी मेडिकल रिपोर्ट है। फिर मैं 2015 से 2017 के बीच में US में काम किया था। तो FBI से पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए था, तो वो लिया। फिर इंडिया से पुलिस वेरिफिकेशन। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के बाद हमने 29 जनवरी को सबमिट किया। 29 जनवरी को सबमिट किया, तो उस टाइम फिर मैंने canadaVisa.com में जा कर के 29 जनवरी एप्लीकेशन वाले ग्रुप में मैंने सब्सक्राइब किया, ताकि पता चल सके कि अपने साथ जो एप्लीकेशन सबमिट हुआ है वो आगे कैसे कैसे बढ़ रहा है। तो जैसे आप एक्सप्रेशन टिप पूल में रहते हैं और आपका एप्लीकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल है, तो आपको टिपिकली 3 महीने के अंदर अंदर वो कॉल कर लेते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अप्रैल में कॉल आ जाना चाहिए। तो अप्रैल में कॉल नहीं आया। अब उसमें फॉलो अप नहीं कर सकते। जब एक्सप्रेशन ट्री में आपका एप्लीकेशन प्रोसेस में होता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ आप अपने होम पेज पे जा कर के देख सकते हैं कि स्टेटस क्या है। अदर देन दैट देर इज़ नो वे टू फॉलो इट अप, और या तो उसको एक्सपेडाइट करने का। फिर मुझे लगा कि शायद मई में आ जाएगा, क्योंकि मई के फर्स्ट सेकेंड वीक तक मोस्टली 29 जनवरी वाले को मिल गया था। तो फिर स्टेटस अपडेट हुआ कि एप्लीकेशन हैज़ गॉन अंडर रिव्यू। तो उसमें हमने जब एप्लीकेशन डाला कि भाई स्टेटस अपडेट के लिए जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो उसमें आप कुछ फीस देते हो, और फिर वो आपके फाइल की स्टेटस बताता है कि क्या क्या है उसमें, कमेंट्स क्या क्या हैं, ऐसा। तो वो जब कमेंट्स आया तो पता चला कि जो मैंने प्रूफ ऑफ फंड दिया है वो एडिशनल रिव्यू में चला गया है। तो ये बहुत ज़्यादा केसेस होता है। एक्चुअली आपको मैं बता देता हूँ कि दो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा रिव्यू में जाता है। एक तो आपका एम्प्लॉयमेंट रिकमेंडेशन लेटर जो है वो टिपिकली बहुत रिव्यू में जाता है। उसका एक रीज़न ये होता है, यदि आपने उस प्रिस्क्राइब्ड एग्जैक्टली फॉर्मेट में नहीं दिया है, तो वो डाउट करते हैं कि वेदर ये जो क्लेम कर रहे हैं एक्सपीरियंस का वो वैलिड है कि नहीं है ना। तो उसमें या तो आप एडिशनल डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जैसे एडिशनल डॉक्यूमेंट में आप पे स्लिप दे दो, है ना, आपके प्रमोशन का लेटर अलॉन्ग विथ आपके ऑफर लेटर, यदि आप डिफरेंट रोल में रहे हो तो वो दे सकते हो। और थर्ड है आपका इनकम टैक्स सबमिट जो आपने किया है, ITR का जो रिसीट आया है, या फॉर्म 16 है जो आपका, तो फॉर्म 16 में भी एम्प्लॉयर का नाम रहता है, राइट। तो वो एम्प्लॉयर का नाम यदि आपके एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस लेटर से मैच करता है, तो दे एक्सेप्ट इट टिपिकली कि आप रेगुलरली एम्प्लॉयमेंट में रहे हो, देर इज़ नो गैप, और आपका ये ITA जो IT का जो रिकॉर्ड है इनकम टैक्स का, वो आपको सपोर्ट करेगा। दूसरा जो सबसे ज़्यादा जो अंडर रिव्यू जाता है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जैसे आपको 12 लाख का उन्होंने ब्रैकेट बोला है कि आपको 12 लाख का डिपॉजिट होना चाहिए या सेविंग होना चाहिए, ऐसा करके, और आपने शो किया है, और बैंक से प्रॉपर लेटर नहीं है, या फिर आपने जैसे PF वाले से लेटर लिया है, या कोई और दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लेटर लिया है जो डायरेक्ट बैंक के लेटर हेड पे उनके प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो टिपिकली वो रिव्यू पे जाता है। मेरे साथ में प्रॉब्लम ये हुआ था कि मैंने जो प्रूफ ऑफ फंड दिखाया था वो US बैंक का था, क्योंकि जो मैं बताया कि 2015 टू 2017 जब मैं US में जॉब कर रहा था, तो मेरा जो अकाउंट था उसी में मेरी सैलरी आती थी, और वो जो मनी है वो मैंने जानबूझ करके इंडिया ट्रांसफ़र नहीं किया था, क्योंकि मेरे को पता था कि आई हैड टू इमिग्रेट टू कनाडा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं ये पैसे सेव करके रखता हूँ और उसी को ही मैं प्रूफ ऑफ फंड में दिखाऊंगा, ऐसा करके। तो उसमें प्रॉब्लम ये हो गया कि जब मैं US बैंक को इंडिया से कांटेक्ट किया कि मुझे इस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आप लेटर लिख के दीजिए कि मैं अकाउंट होल्डर हूँ
और ये इतना इतना मेरा बैलेंस है और ये अकाउंट एक्टिव है, ऐसा करके लेटर हेड पे स्टैम्प के साथ में चाहिए। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, उन्होंने बोला कि आप आउट ऑफ कंट्री हैं यूएस से, तो हम सिक्योरिटी रीजन से आपका लेटर हम कंट्री से बाहर नहीं भेज सकते। तो मैंने अपने फ्रेंड लोगों को जो यूएस में थे उनको बोला कि आप जाकर के बैंक में बात करो और मैं आपको ऑथराइजेशन लेटर दे देता हूँ और उनसे आप एक लेटर ले लीजिए, ऐसा करके। तो वो गए तो उन्होंने बोला कि हम उस आदमी के बिना हम किसी और को हैंड ओवर लेटर नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। अब मैं वो लेटर लेने के लिए यूएस तो नहीं जा सकता, तो फिर मैंने फिर उसका अल्टरनेटिव ढूंढा। अल्टरनेटिव ये था कि सारे जो ई स्टेटमेंट्स हैं उनकी प्रिंट, कलर प्रिंट लेकर के उनको नोटिस से साइन कराया और एक एफिडेविट बनवाया कि ये सिचुएशन है कि मैं अभी आउट ऑफ कंट्री आ चुका हूँ, बट मेरा बैंक अकाउंट स्टिल एक्टिव है, उसमें पैसे हैं, ये स्टेटमेंट है जो मैं हर महीने मेरे को आता है। तो ये जो बैंक है वो अकाउंट है वो एक्टिव है और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी उसमें है, ऐसा करके एफिडेविट बनवाया और सारे ई स्टेटमेंट 6 महीने का उसमें अटैच करके ऐसे एडिशनल डॉक्यूमेंट मैंने सबमिट किया। तो वो जो डॉक्यूमेंट जब मैंने सबमिट किया वो एडिशनल रिव्यू के लिए चला गया और उसमें 6 महीने लग गए। तो दैट पीरियड वाज वेरी वेरी टफ कि वो रिव्यू पे जाता है तो आपको ये पता नहीं चलता कि वो रिव्यू से अप्रूव होगा कि वो रिजेक्ट होके वापस आ जाएगा, और रिजेक्ट हो गया मतलब एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो गया एंड यू हैव टू गो बैक टू द सर्कल अगेन। तो ये एक बड़ा डिलेमा था कि होगा कि नहीं होगा और क्या करना है। और जैसे ये था कि अब 2018 हो गया था तो ऑलरेडी आई वाज कंप्लीट 41 ईयर ऑफ एज। तो एक डिफ़िकल्टी ये थी कि जैसे-जैसे एज आपका ओवर होता है तो आप एक तो आप अपना करियर में आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे मैं इंडिया में था तो आई हैड ए गुड करियर। तो ये था कि मैं वापस यदि मैं जाता हूँ हायर एजेस पे कनाडा और आई हैव टू रीस्टार्ट, देन आई हैव टू गो बैक अ लॉट इन माय करियर एंड देन रिकवरिंग दैट पर्टिकुलर इक्वल लेवल विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। और दूसरा ये होता है कि आप जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है आपका स्ट्रगल करने की कैपेसिटी जो है वो कम होते जाती है। तो हमने डिसाइड किया एज ए फैमिली कि यदि ये 2019 में नहीं आता है तो हम प्रोबेबली हम तो को कैंसिल करना पड़ेगा, वी विल नॉट गो। क्योंकि उस टाइम पे मेरी वाइफ का भी करियर इस्टेब्लिश हो चुका था इंडिया में। तो हमने डिसाइड किया कि अब लेट हो गया काफ़ी, अब हम नहीं ट्राई करेंगे आगे, ऐसा करके। तो फिर ऐसा करके सितंबर को 17 सितंबर को फाइनली वो एप्लीकेशन अप्रूव हो गया और नॉमिनेशन मिल गया। नॉमिनेशन मिला तो जैसे मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मेरा जो मेडिकल था वो 22 जनवरी का था। तो उसके हिसाब से उन्होंने मेरे को लैंडिंग का टाइम दिया था 4 फरवरी। तो अब या तो हम 4 फरवरी तक वेट करें या फिर हम इमीडिएटली वहाँ से निकलें इंडिया से। तो अब डिफ़िकल्टी ये था कि यदि हम 4 फरवरी तक वेट करते हैं सपोज़, है ना? तो वो जनवरी फरवरी जो है एकदम पीक ऑफ विंटर होता है कनाडा में। तो एकदम पीक ऑफ विंटर में जाना जो है वॉइस डिसीजन नहीं है और हम लेट कर नहीं सकते क्योंकि 4 फरवरी हमारा डेट है। और दूसरा ये था कि यदि हम थोड़ा-सा भी और लेट करते हैं तो बच्चे का जो स्कूल है वो इंडिया में भी काफ़ी आगे बढ़ जाएगा और कनाडा में सितंबर में सेशन चालू होता है, तो वो क्लासेस भी वो मिस करेगा। तो हम हमारा पर्पस ये था कि हमें अब जो सितंबर में मिला है तो मैक्सिमम हम 1 महीने यदि हमारा बच्चे का स्कूल जैसे लॉस होता है तो वो हम मेकअप कर सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में उतनी स्टडी का प्रेशर होता नहीं है, ऐसा करके। तो मैंने अपने वाइफ से डिस्कस किया और बोला कि यदि हमको जाना है तो हमको नवंबर फर्स्ट वीक से पहले जाना है, नहीं तो फिर हम जनवरी के बाद जाएंगे, ऐसे करके। तो सबसे पहले तो ये था कि मुझे रिज़ाइन करने हैं, उसको रिज़ाइन करना है एंड देन वी हैड टू पैक अप बिकॉज़ बेंगलोर में हमारा अपना खुद का घर में हम रह रहे थे। तो उस घर में सारी फर्नीचर्स एवरीथिंग सब कुछ है। तो इतने शॉर्ट टाइम में कैसे मैनेज करेंगे? तो प्लस कार है, उसको मैनेज करना है और फिर हमको जाने की तैयारी करनी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है एक साथ
इकट्ठा होगी, फिर हम रहने का कैसे करेंगे वहाँ जा कर के। तो ये सब क्वेश्चंस हुआ। तो फिर मैंने एक टू डू लिस्ट बनाई कि हमको क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो उसके हिसाब से हमने डिसाइड किया कि जस्ट आफ्टर दिवाली हमको जाना है, 25 से 31 अक्टूबर के बीच हमको जाना है। ये पहले डिसाइड किया। ठीक है, पहले डिसाइड करने के बाद फिर मैंने अपने एम्प्लॉयर को बोला कि वी हैड टू मूव, और ये हमारी डेट है, तो आप प्लीज़ हमको सपोर्ट करिए, ऐसा करके। तो आई हैड वेरी गुड रेपुटेशन विथ माय मैनेजर, तो वो एग्री कर गए कि ठीक है, वी विल लीव यू इन 2 वीक्स, नो प्रॉब्लम, ऐसा करके। तो फिर वाइफ के एम्प्लॉयर, उनसे भी हमने बात करके मना लिया कि विल गो, आई मीन शी विल क्विट, एंड शी दे एग्री टू रिलीव हर टू। एंड उसके बाद फिर बच्चे का स्कूल में भी इमीडिएटली नोटिस दे दिया कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा करके। तो वो हो गया। फिर अब टिकट का कैसे करें, क्योंकि शॉर्ट टाइम में आप जब टिकट बुक कराते हैं तो ये बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो फिर मैंने उसमें काफ़ी रिसर्च किया और फिर मेक माई ट्रिप वालों को फ़ोन किया। तो मेक माई ट्रिप वालों को मैंने बताया कि हमको जाना रेजाइना है, हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो है वो रेजाइना है, और हमारा ओरिजिन जो है बैंगलोर होगा। तो आप हमको सारे ऑप्शंस बताइए। हमारा कहीं भी वेटिंग टाइम जो है 5-6 आवर से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे साथ बच्चा है, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू मैनेज। और आप लोग भी ध्यान रखिए कि जब भी आप एयर टिकट बुक कराते हैं और आप मूवमेंट के टाइम पे, तो आपके पास खूब सारे लगेज होते हैं। तो खूब सारे लगेज होते हैं, तो कनाडा में कुछ मोस्टली एयरलाइंस में ये है कि जैसे आप इंटरनेशनल फ़्लाइट से आए, तो उसमें लगेज रूल अलग है और डोमेस्टिक में लगेज रूल अलग है। तो जैसे आपने इतने सारे लगेज लेकर के आप टोरंटो में या वैंकूवर में कहीं पे लैंड किए, और आपको वहाँ से सपोज़ करो रेजाइना जाना है या कहीं दूसरे डेस्टिनेशन में जाना है, तो इंटरनल डोमेस्टिक के टाइम पे आपको चार्ज कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल क्लेरिफ़ाई कर लीजिए कि आपका लगेज जो है ओरिजिन से लास्ट डेस्टिनेशन तक कवर्ड होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल बी वेरी कॉस्टली। तो ये बात मैंने मैकमैट्री वालों को बता दिया था कि भाई हम ओरिजिन होंगे बेंगलोर से, हमारी लगेज चेक इन हो जाएगी बेंगलोर से, हमको रेजाइना में चाहिए, हमको बीच में हैंडल करने का झंझट नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे साथ बच्चा है और इतने सारे लगेज है कि हम मैनेज नहीं कर सकते, हम 2 ही लोग हैं, ऐसा करके। तो फिर उन्होंने काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए। उसमें से एक ऑप्शन ये था कि KLM का फ़्लाइट है बैंगलोर से एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम से कैलगरी, कैलगरी से रेजाइना। तो मेरे को जो ये जो ऑप्शन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें जो वेटिंग टाइम्स थे वो सब जगह कम थे। बट एक रिस्क ये था कि कैलगरी में वेटिंग टाइम जो है 1.5 आवर 2 आवर्स के आसपास था, तो वो थोड़ा सा रिस्की था। तो मैंने मेक ट्रिप वालों को बताया कि हमारा पोर्ट ऑफ एंट्री कैलगरी है, जहाँ पे हमको सारे प्रोसीजर्स करने हैं, तो और उसके बाद हमको फिर रेजाइना जाना है। तो वो हो पाएगा कि नहीं इतने टाइम पे। तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ हाँ, वो कैलगरी जो है बहुत ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट नहीं है, तो वो आप बहुत जल्दी निकल जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच, ऐसा करके। तो फिर हम सारी तैयारी किए, अपनी घर का रेंट का अरेंजमेंट किए, फिर कार को सेल किए, और घर का जो रेंट दिए वो पूरा फुल्ली फर्निश दिए, क्योंकि हम हमारे पास टाइम था नहीं कि सारी चीज़ों को हम बेचें या सब चीज़ को पैक करके हम अपने होम टाउन भेजें। तो वो सब चीज़ मैनेज करने के बाद हम 31 अक्टूबर को निकले। तो बेंगलोर में जब हम एयरपोर्ट पे पहुँचे तो पता चला कि वो KLM की फ़र्स्ट फ़्लाइट थी। KLM started their flight from Bangalore to Calgary. That was the first day. और लकीली वो जो फ्लाइट थी वो ज़्यादा बुक नहीं थी, तो एयरक्राफ्ट वाज लाइक एम्प्टी इन इकोनॉमी। तो चढ़ने के बाद, डिनर विनर करने के बाद, एयर होस्टेज लोगों ने बोल दिया कि आप आराम से पीछे जाके सीट पे आप सो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो द फ्लाइट वाज वेरी रियली नाइस, कंफर्टेबल, और फर्स्ट फ्लाइट था तो इट वाज सर्विस वाज एक्सलेंट। तो हम वहाँ से फ्रैंकफर्ट उतरे, फ्रैंकफर्ट में फिर फ्रेश वगैरह हो करके फिर हम कैलगरी के लिए फ़्लाइट लिए।
द फ्लाइट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। फिर हम जब कलगरी में लैंड किए, तो पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि हमको जो कस्टम से जाने के बाद उन्होंने सारे पैसेंजर्स को एक कमरे में बैठा दिया और उन्होंने बोला कि हम जैसा-जैसा नाम बुलाते जाएँगे, आपको जाकर के बाकी के प्रोसेस करना है। तो जो हम रिजाइने जाने वाले थे, हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि देखो हमारी फ़्लाइट छूट जाएगी और हमारा लगेज का क्या होगा, हमको कुछ आइडिया नहीं है, ऐसा करके। तो उन्होंने बोला कि आपका जो लगेज है वो आपके डेस्टिनेशन तक के लिए बुक है, तो आपको तो वो उसको टेंशन मत लो। हाँ, आपका लगेज जो है आपकी फ़्लाइट में ऑलरेडी लोड हो रही है, ऐसा करके। लेकिन हमारा नंबर आया, हमारे नंबर आने के बाद हम जब पीआर का कार्ड का जो प्रोसेस करने के लिए काउंटर में गए, फिर वहाँ पे हमने फॉर्म भरा। जो अपना जो सीओपीआर होता है वो उसको दिए, तो पीआर कार्ड का वो एप्लीकेशन वहीं पे सबमिट करते हैं, पोर्ट ऑफ एंट्री पे। तो वो सब प्रोसेस करके निकलने के बाद हमारे मन में एक डाउट था कि हमारा लगेज गया कि नहीं गया। तो हमने हेल्पलाइन में जा कर के, जो उनके काउंटर होता है उसमें फिर से पूछा कि हमारे लगेज का क्या है, हमको कलेक्ट करने हैं कि ऑलरेडी लोडेड। तो उन्होंने बोला कि आपका लगेज तो आपके फ़्लाइट में गई और आपकी फ़्लाइट आप मिस कर चुके हो, क्योंकि उसमें टाइम हो गया था। तो फिर हमने बोला कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, और तो उन्होंने बोला कि आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप कलगरी से एडमिंटन होके आप रेजाइना जाइए, या फिर आप 10 बजे रात तक वेट करिए। 10 बजे है नेक्स्ट फ़्लाइट कैलगरी से रेजाइना। तो यदि हम एडमिंटन होके रेजाइना जाते हैं तो हम 1 घंटा पहले पहुँचेंगे रेजाइना। तो अब एक तो हम पहली बार रेजाइना जा रहे थे, अनजान प्लेस, तो हम ज़्यादा लेट नाइट करना नहीं चाह रहे थे। तो फिर हमने बोला कि ठीक है आप एडमिंटन का दे दीजिए, ऐसा करके। तो कैलगरी से एडमिंटन का फ़्लाइट लिए, एडमिंटन पहुँचे। एडमिंटन से फिर जब रेजाइना पहुँचे तो देखे स्नो हो रहा है, और 9 ओ क्लॉक नाइट था। फिर हमने वहाँ से एयरपोर्ट से जब एयरपोर्ट में पहुँचे तो देखा कि हमारा जो लगेज है वो इसमें बेल्ट से नीचे पड़ा हुआ और कोई नहीं है। इट वाज लाइक डिजर्टेड एयरपोर्ट। तो फिर हम जब गए तो बैगेज क्लेम वाले में हमने बताया कि हम हमारी फ़्लाइट मिस हो गई थी कैलगरी से, और हमारी लगेज जो है एयरक्राफ्ट में आ गया था, तो वी हैड टू क्लेम आवर बैगेज। तो वो बैगेज क्लेम का रिसिप्ट दिखाया, तो उन्होंने बोला कि ये आप बैग काउंट कर लीजिए, ये आपका बैग है, ऐसा करके। लकली सारे बैग्स थे। वो सबको फिर टैक्सी किए वहीं से, एयरपोर्ट टैक्सी से। टैक्सी करके फिर हमने जो एयरबीएनबी बुक किया था इंडिया से ही रहने के लिए एयरबीएनबी में, तो एयरबीएनबी में पहुँचे। तो उस दिन जब जिस दिन पहुँचे हम, उस दिन ये था हैलोवीन था, हैलोवीन। तो लकीली उस टाइम पे हमारे ओनर जो है अवेक थे। हमें लगा था कि यदि वो सो गए होंगे तो फिर वो मुश्किल होगा, क्योंकि उनका एंट्री डिफरेंट था, उन्होंने सब पासकोड वगैरह सब दे दिया था डोर का, बट हम फ़ेमिलियर नहीं थे कि किधर से एंट्री है, कैसे करना है, सब। तो फिर उनको डोर बेल बजाया तो लकीली अवेक थे। फिर दे वर परफेक्टली जेंटलमैन। तो वो जो ओनर्स थे उन्होंने हमें हेल्प किया कि सारे सामान को अंदर लाने के लिए उन्होंने पूरा बताया कि कैसे कैसे ऑपरेट करना है। एंड इट वाज वेरी नाइस स्टे इन एयरबीएनबी। तो एयरबीएनबी में जब हम थे तो फिर नेक्स्ट डे, इमीडिएटली नेक्स्ट डे हम जो है सर्विस कनाडा गए। तो सर्विस कनाडा में हमने सबसे पहले अपना जो सिक्योरिटी एसआईएन नंबर है, सीन नंबर, जो सोशल इंश्योरेंस नंबर जिसको बोलते हैं, तो वो हमने ले लिया। लेने के बाद सारी जो प्रोसेस होती है, जैसे आप फ़ोन कनेक्शन लेंगे या फिर बैंक अकाउंट लेंगे, है ना? तो ये फ़ोन कनेक्शन और बैंक अकाउंट लेने के बाद आप अपार्टमेंट हंटिंग पे जाते हैं। तो अपार्टमेंट जब हंटिंग पे हम जब गए तो वहाँ पे जो हम अपार्टमेंट लेना चाह रहे थे वो थोड़ी दिन बाद था, लाइक 2 वीक बाद, आई थिंक 8-9 नवंबर को वो अवेलेबल होने वाला था, ऐसा करके। उसके तो फिर हमने बोला कि इसके भरोसे नहीं रहते, हम दूसरा ही अपार्टमेंट देख लेते हैं। बट समहाउ वी डिडंट लाइक अदर अपार्टमेंट, सो वी हैड टू वेट। तो ऐसा 8 तारीख को तक वेट किए। फिर 8 तारीख के बाद उन्होंने बोला कि हम 10 तारीख को बताएँगे। 10 तारीख को उन्होंने बोला कि अभी
20 तारीख तक हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है। तो फिर हम फँस गए। तो फिर हमने फिर एयरबीएनबी वाले को बोले कि हमारे साथ ऐसा-ऐसा सिचुएशन है, यदि आपके पास बुकिंग नहीं है तो वी वुड लाइक टू एक्सटेंड इट, ऐसा करके। तो फिर हमने 20 तारीख तक उसको एक्सटेंड किए, 21 तारीख तक एक्सटेंड किया और 22nd को फिर नए अपार्टमेंट में मूव हुए। और अपार्टमेंट में मूव होने के बाद फिर बच्चे का स्कूल का एडमिशन वगैरह सब प्रोसेस हुआ। इस तरीके से फिर हम वहाँ पे एक सेटल हुए, एक तरीके से कह सकते हैं। फिर क्योंकि उस टाइम तक हम एक जगह फिक्स होना चाहते थे, देन वी वांटेड टू हैव द जॉब हंट, राइट? तो जॉब हंट के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि हम कैसे करके उसको प्लान किए थे। तो इस पूरी स्टोरी में जो आपको कुछ की पॉइंट मैं रिकैप करना चाहूँगा। मूव होने से पहले आप पूरा प्लान कीजिए कि आप इंडिया से कैसे मूव होंगे, आपका घर का क्या करना है, आपकी कार का क्या करना है, आप के पैसे का क्या करना है ना? तो वो आपके सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी आप अपने पास रखिए। और जो मनी नहीं ले जा सकते, क्योंकि आप $10,000 से ऊपर ले नहीं जा सकते, राइट? तो वो नहीं ले जा सकते, तो आप उसको आप कैसे करके वहाँ लेके जाएँगे, उसकी आप प्लान कीजिए। कनाडा में लैंड करेंगे तो आप रहेंगे कहाँ, उसकी आप प्लान कीजिए। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप होटल मत करिए, आप एयरबीएनबी कर सकते हैं। एयरबीएनबी चीपर होता है, बट एयरबीएनबी में ये है कि फिर आपको खाना बनाना है तो आपके पास यूटेंसिल्स वगैरह होनी चाहिए। वो हम सब लेके आए थे, क्योंकि हम पहले यूएस में मूव हो चुके थे, हमको पता था कि हमको क्या-क्या ज़रूरत पड़ती है। तो उसके हिसाब से फिर हम मिनिमम यूटेंसिल्स वगैरह लेके आए थे। और जो मिनिमम ग्रॉसरीज़ है इमीडिएट, जैसे कि किलो चावल, थोड़ा-सा दाल, थोड़ा-सा आटा, ऐसा हमने पैक करके ऑलरेडी रखा हुआ था, ताकि हमको इमीडिएटली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से मत भागना पड़े, ऐसा करके। और फिर तो इस तरीके से आप अच्छे से प्लान कीजिए, अपनी ट्रिप को अच्छे से प्लान कीजिए आप क्या करेंगे, क्योंकि एक जब अनजान जगह पे जाते हैं तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि आप सेल्फ रिलायंट रहें। यदि आपके फैमिली या फ्रेंड्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हैं तो फिर आपको स्ट्रगल हो सकता है। तो वेल थॉट आप प्लान कीजिए। और यदि आपको प्लान करने में किसी तरीके की कोई असिस्टेंस चाहिए तो आप कमेंट पे आप पूछ सकते हैं कि किस चीज़ को कैसे प्लान करना है। मैं आपको डेफ़िनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। तो ये जो मेरी एक जर्नी है, फिर मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में कि जॉब सर्च हमने कैसे किया, क्या-क्या हमने स्ट्रगल किए, क्योंकि जॉब मिलना आसान नहीं है। एक बात मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। हाँ, जॉब मिलने के लिए आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट वेरी वेरी आई मीन इट इज़ नॉट दैट ईज़ी एज़ यू थिंक। तो उसमें आपको क्या-क्या करना चाहिए, जो मेरी लर्निंग है जॉब हंट से, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा अगली वीडियो में। तो आई होप कि इससे आपको कुछ लर्निंग मिला होगा, और मिला है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड लोगों के साथ में, ताकि उनको भी लर्निंग हो सके। और इसमें यदि आपको कुछ क्वेश्चंस हो पूरी वीडियो में, तो आप प्लीज़ कमेंट पे कमेंट करके बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप को क्या समझ में नहीं आया या आप क्या जानना चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर गाइस, बाय बाय।